अब आगे मस्जिद मेट्रो स्टेशन। वहीं दूसरी तरफ अवनी चाट पापड़ी खाते हुए बोली, सब मुझसे पूछ लिया भाईचारा ताज्जुब की बात है, कोई अलग होना ही नहीं चाहता, सब एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं शांतिपूर्वक। तो अथर्व अपनी उंगलियां चाहते हुए बोला, हाँ ये तो है। तब माही उसे डांटते हुए बोली, यह कैसे खा रहे हो तुम, कितना अनहाइजीनिक है ये, हाथ पूछो। उसने अपने बैग से अथर्व की तरफ एक टिश्यू निकालकर कहा तो अपनी बोली, सिर्फ अथर्व को, मुझे क्यों नहीं दिया। तो माही बोली, तुमने कहा मांगा। तब अवनी ने कहा मांगा तो अथर्व ने भी नहीं था, माही के पास कोई जवाब नहीं था। वही अथर्व मुस्कुरा रहा था, तभी उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। रोड के उसे पर एक भिखारी जो अजीब ढंग से भीख मांगता देख वह शरीर से जिम जाने वाला बंदा लग रहा था। डेविल अथर्व से बोला, हाँ ज्यादा और एक्टिंग पिक, सिर्फ हवा में मांग रहा है, मतलब किसी से कुछ मांग नहीं रहा, सिर्फ कटोरा हिला रहा है, हाथ में टैटू बना हुआ है, अर्थ ये गड़बड़ घोटाला है, पकड़ ले साले को। तभी माही बोली, चलो दोनों मम्मी पापा आने वाले ही होंगे। तब अथर्व बोला, रुको 2 मिनट में अभी आया। इतना कहकर अथर्व बिना कुछ सुने उसे भिखारी की तरफ बढ़ गया। वही माही चिल्लाती रह गई, अरे बेवकूफ सुनो। भिखारी रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा और अचानक एक जगह पर खड़ा हो गया और तेजी से चलने लगा। अथर्व भी उसके पीछे चलने लगा। उसने अपना फोन निकाला और मैसेज टाइप करने लगा। मस्जिद के पास एक अजीब गतिविधि हुई, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी उसने देखा कि वह भिखारी एक जगह खड़ा हो गया और आदमी उसके कटोरे में कुछ डालकर चला गया। वह भिखारी आगे बढ़ता गया, साथ ही अथर्व भी उसके पीछे लग रहा। कुछ दूर जाकर उसे भिखारी ने एक बाइक के पास अपना कटोरा निकाला और बाइक की सीट के नीचे कुछ लगने लगा। वह इधर उधर भी देख रहा था। कुछ देर बाद वह आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर कचरे के ढेर में से वह दोबारा कुछ करने लगा। फिर वह आगे बढ़ गया। रास्ते में एक बार फिर उसे आदमी ने उसे एक पैकेट दिया, जिसे देखकर वह मुस्कुराने लगा और दोबारा आगे बढ़ गया। अथर्व उसे पर नजरें जमाए हुए था। तभी वह आदमी एक दुकान में चला गया। अथर्व ने फोन चेक किया तो कोई मैसेज नहीं था। उसने कचरे में जब वह भिखारी कुछ कर रहा था तब भी उसकी तस्वीर खींची थी, वह भी उसने उन्हें भेज दी, लेकिन अब तक भी कोई रिप्लाई नहीं आया। 20 मिनट बाद उसे दुकान से एक आदमी निकला, हाथों पर वही टैटू, बस हुलिया बदला हुआ था। अथर्व सोचने लगा कि क्या करे, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अथर्व पीछे मुद्दा तो एक 40 वर्ष का इंस्पेक्टर खड़ा था। वह अथर्व को घूरते हुए बाल, और भाई क्या कर रहा है। अथर्व उसे देखकर बोला, सर वह मेरा पर्स किसी ने मार लिया है, तुम्हें बस में खोजबीन कर रहा था थोड़ी। तब वह इंस्पेक्टर बोला, पर्स खो गया है तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना ना। तो अथर्व बोला, जी वह मैं सोच रहा था कि पहले खुद ढूंढ लो फिर पुलिस के पास जाओ। तब उसे इंस्पेक्टर ने अथर्व को कॉलर पकड़ लिया और बोला, चल बेटा थाने, तेरी रिपोर्ट तो मैं लिखता हूँ। तभी डेविल एक्टिव हो गया। अथर्व उसे शांत करते हुए बोला, कम डाउन डेविल, मैं देखता हूँ। फिर वह इस इंस्पेक्टर से बुला रहे, सर आप रिवॉल्वर कहाँ गई। उसे इंस्पेक्टर ने अपनी पैंट को देखा तो वहाँ नहीं थी। तभी अथर्व बोला, वह देखी, वह बच्चा उसके हाथ में है। शायद उसे इंस्पेक्टर ने देखा तो एक 10-12 साल का बच्चा रिवॉल्वर लेकर भाग रहा था। उसके हाथ में गुलाब थे। यह वही बच्चा था जो कुछ देर पहले अथर्व को मिला था। वह अथर्व की मदद करने के लिए एक कान कर गया। इंस्पेक्टर उस बच्चे के पीछे भागा। वही अथर्व हंसते हुए वापस जाने के लिए मुड़ गया। वहीं दूसरी तरफ माही अवनी से बोली, उसे अथर्व में गन भी नहीं है। अवनी हूँ। तब अवनी बोली, तो तुझे क्या, मैं उसे प्रपोज करने जा रही हूँ। तब माही गुस्से में बोली, नहीं करेगी तू उसे प्रपोज, अगर किया तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म। तो अवनी हैरान होते हुए बोली, तू पागल है, मेरे और उसके एक होने से तुझे क्या परेशानी है भला। तो माही बोली, वह तेरे लिए सही नहीं है। अवनी उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए बोली, तुझे कैसे पता। तो माही पीछे मुड़कर अपना हाथ मलने लगी। अवनी ने उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, पहले दिन से मैं तेरी आंखों में उसके लिए फीलिंग महसूस कर रही हूँ। तब माही से कपकाते हुए बोली, नहीं कोई फीलिंग नहीं है, सब लड़के एक जैसे होते हैं। तब अवनी बोली, अथर्व सबसे अलग है, मुझे लगता है तुझ जैसी के दिए धोखे से निकलने में टाइम लगेगा, तो कुछ टाइम ठंडे दिमाग से सोच और फिर फैसला करना। माही कुछ नहीं बोली। उसने अपनी घड़ी देखी और गुस्से से तिलमिलाने लगे कि अथर्व अब तक क्यों नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अथर्व वापस उसी जगह जाकर इधर उधर घूमने लगा और कुछ ही मिनट में उसे वही आदमी दिख गया। वह उसके पीछे गया और अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसे पर कोई दवा लगाकर उसे आदमी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे भाई साहब आपका कुछ सामान गिर गया। वह आदमी थोड़ा सा झुका। तभी अथर्व ने रुमाल से उसकी नाक पकड़ ली। वह आदमी अथर्व की बाहों में झूल गया। अथर्व उसे अपने कंधे पर सहारा देकर आगे बढ़ते हुए बोला, हटिया हटिया, भाईजान की तबीयत खराब है।
अथर्व उसे आदमी को खींचकर मस्जिद के पास ही किसी जगह पर लाया था। उसे आदमी के हाथ पैर बंधे हुए थे। अथर्व के हाथ में हथौड़ा था। उसे आदमी को जैसे ही वह सया, अथर्व उसे बोला, प्लान किया है, जल्दी बता। वह आदमी कसमसाते हुए बोला, प्लान? कैसा प्लान? तब अथर्व ने एक टैप का टुकड़ा उसके मुंह पर चिपकाए और एक हथौड़ा कसकर उसके एक पैर पर दे मारा। वह आदमी दर्द से छटपटा गया, आंखों में आंसू आ चुके थे। तब अथर्व ने वह टेप उतार दी और फिर से बोल, बता दे, क्या प्लान है तुम लोगों का? वर्ण वह आदमी दोबारा बोल, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। बस फिर क्या था? अथर्व ने दोबारा से वह टेप उसके मुंह पर चिपकाए और एक के बाद एक कई हथौड़े उसे आदमी के दूसरे पैर पर दे मारे। वह आदमी बुरी तरह से तड़पने लगा क्योंकि उसके प्यार की हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी। वह बेहोश होने वाला था कि तब भी अथर्व ने पहले वाले पर भी थोड़े से प्रहार किया तो वह आदमी वापस उसमें आते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बताता हूँ प्लीज और मत मारो। तब अथर्व मन ही मन बोला, वेल डन डेविल, ये तो कमजोर जान निकल, अब मैं पूछताछ करता हूँ। अथर्व उससे बोला, चल बात। तब वह आदमी बोला, 3 जगह पर बम फिट किए गए हैं। मस्जिद 1.5 घंटे में एक मिनट के अंतराल पर फटने वाले बम धमाके से उड़ जाएगी। तब अथर्व बोला, तीनों बम कहाँ फिट किए हैं? भले ही वह जानता था कि 2 बम कहाँ छुपाए हैं, तीसरा उसे इंस्पेक्टर की वजह से नहीं देख पाया था, फिर भी बाकी दोनों बम के बारे में भी कंफर्म करना चाहता था। तब उसे आदमी ने तीनों जगह बताए जिसमें से 2 अथर्व को पता थी। अथर्व डेविल से बोल, डेविल तुम्हारे खेलने का टाइम नहीं है, इस गोली मार देते हैं। तो डेविल बोला, ठीक है, मैं ही मारूंगा। अथर्व ने इस आदमी की गन पर साइलेंसर लगा दिया और उसे आदमी की खोपड़ी उड़ा दी। फिर अथर्व ने उसे गन को अच्छे से साफ किया और उसे आदमी के पास फेंक कर वहां से मस्जिद की तरफ भाग गया। उसे आदमी से सब कुछ उगलवाने के बाद अथर्व मस्जिद की तरफ भाग गया। अथर्व मस्जिद पहुंच, रास्ते में ही वह एक मौलवी से टकरा गया। वह मौलवी अथर्व को देखकर मुस्कुराया और कहा, बड़ी जल्दी में हो बरखुरदार। तो अथर्व उनका होला उन्हें पढ़ते हुए बोला, काम ही कुछ ऐसा है। तब वह मौलवी बोले, अल्लाह हर किसी के साथ नहीं होता। तो अथर्व बोला, अल्लाह सबके साथ होता है, बस ईमान और नियत साफ होनी चाहिए। उसके बाद अथर्व वहां नहीं रुका। भीड़ से अलग कचरे में अकेला खड़ा अथर्व चारों तरफ देख रहा था। वह जल्दी से कचरा में से बम खोजने लगा। तभी एक आदमी बोला, अरे बेटा, कचरे में क्या देख रहे हो? तब अथर्व बोला, जी वह कुछ जरूरी सामान भी कचरे में आ गया था। तब वह आदमी बोला, मैं किसी से बोलकर ढूंढवा देता हूँ। तो अथर्व ने कहा, मैं खुद ढूंढ लूंगा अंकल। तभी अथर्व की नजर एक कल बैग पर पड़ी। उसने जल्दी से वह खोला तो उसमें बम था। उसने जल्दी से उसे डिफ्यूज किया और अपने बैग में डाल लिया। फिर वह आगे भाग गया। आधा घंटा बचा था अथर्व के, पर भागते हुए सज चुके थे। वह पानी की टंकी के पास जाकर देखने लगा। वह वहां भी एक काला बैग पड़ा हुआ था। चेक करने पर दूसरा बम निकल आया तो अथर्व ने उसे भी रेफ्यूज किया और बैग में डाल लिया। उसने घड़ी देखी तो 15 मिनट बचे थे। वह फिर से दौड़ पड़ा और उसे बाइक के पास जाने लगा जिसकी सीट के नीचे बम लगा हुआ था। तभी एक आदमी उसे बाइक पर बैठ गया और उसे स्टार्ट करने लगा। अथर्व सोचने लगा कि आप क्या करें। तभी उसके दिमाग की बत्ती चली और उसने अपने मुंह पर रुमाल बांध लिया। फिर उसने एक पत्थर उठाया और उसे आदमी के सर पर दे मारा। वह आदमी सर पड़कर बाइक से उतर और देखने लगा तो अथर्व के हाथ में दूसरा पत्थर था। वह उसके पीछे भागते हुए बोला, रुक जा शैतान लड़के। अथर्व ने भीड़ की तरफ दौड़ लगा दी तो वह आदमी भी भीड़ में घुस गया। वही अथर्व 2 मिनट बाद ही उसे बाइक के पास खड़ा था। उसने टाइम देखा तो 4 मिनट बाकी थे। उसने बाइक की सीट के नीचे बम निकालकर उसे डिफ्यूज किया और बैग में डालकर एक जगह पर आकर हौंफते हुए बैठ गया। तभी उसके सामने किसी ने पानी का ग्लास बढ़ाया पत्थर बने देखा तो यह वही लड़का था जो गुलाब बेच रहा था। अथर्व ने पानी पिया और कहा, थैंक्स छोटू, तुमने पहले भी मुझे उसे पुलिस वाले से बचाया था। ये लोग कुछ पैसे। अथर्व पैसे देने लगा तो वह लड़का बोला, भाईजान, मेहनत से कमाता हूँ और खाता भी उसी से हूँ। अथर्व उसे बहुत प्रभावित हुआ। वह बोला, स्कूल जाते हो? तो छोटू ने हाँ में सर हिलाया। तब अथर्व ने कहा, रोज यही गुलाब बेचते हो? तो छोटू बोल, नहीं भाईजान, वह तो ईद के दिन यहाँ भीड़ काफी होती है तो इसलिए यहाँ आ गया था आज। तब अथर्व अपने सारे गुलाब खरीद लिए और उसे पैसे थमा दिए। तभी उसे वही इंस्पेक्टर दिखाई दिया जिसने उसे पकड़ा था। अथर्व उन्हें आवाज देने लगा लेकिन वह अथर्व से नजरें चुराकर वहां से आगे बढ़ने लगा। तभी अथर्व उसके पास गया तो देखा उसके दोनों गाल लाल थे। अथर्व ने इधर उधर देखा तो सामने पुलिस की गाड़ी में ललित जी बैठे थे। उन्होंने
अथर्व को देखकर आगे गाड़ी बढ़ा दी। करणवीर जी ने सबको यही बोला था कि उन्हें मिशन के दौरान अगर अथर्व कहीं दिख जाए तो उसे देखकर भी अनदेखा करना है, लेकिन जब उसे इंस्पेक्टर ने अथर्व का कॉलर पकड़ा तो वह उसे इग्नोर नहीं कर पाया। अथर्व के जाते ही उन्होंने उसे अपनी गाड़ी में बुलाकर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और उसे वार्निंग भी दे दी थी। वही अथर्व को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। वह उस इंस्पेक्टर के मजे लेते हुए बोला, चलिए आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते थे ना? तो वह इंस्पेक्टर सिकपकाते हुए वहां से भाग गया। तो अथर्व हंसने लगा। तभी उसके कानों में माही की आवाज आए। वह उससे बोली, तो इडियट, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अक्ल नहीं है? नई जगह पर बंदरों की तरह उछल कूद करते रहते हो, उधर उधर घूम रहे हो, कुछ हो गया तुम्हें? तो अथर्व ने देखा तो पीछे अपनी मुंह दबाकर हंस रही थी। तो अथर्व माही को घूरते हुए बोला, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तो मन ही हड़बड़ा गई। तभी अथर्व ने वह सारे गुलाब उसे दे दिए और कहा, ये लो, इसे शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए। अब नहीं, यह आधे तुम रख लो। तभी मिस्टर गर्ग और उनकी बीवी वहां पर गाड़ी रुकते हुए उनसे बोल, अरे बच्चों, काफी लेट हो गया है, आ जाओ, घर चलते हैं। अथर्व जल्दी से गाड़ी में पीछे बैठ गया और दोनों लड़कियां भी गाड़ी आगे बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अलेक्स बोला, यह नहीं हो सकता। उसने अपना सर पकड़ लिया। उसकी आंखें फटी हुई थी। सामने अंबर का अमृत शरीर पड़ा हुआ था। तभी अमरीश बोला, सब ठीक है अलेक्स, बस तुम वह देख रहे हो जो तुम देखना नहीं चाहते। प्लान फुल प्रूफ था, लेकिन वह लड़का बहुत ज्यादा साथी निकला। तुम ही समझाया भी था, लेकिन तुमने उसे हल्के में लिया। अलेक्स ने सर झुका लिया। तभी अमरीश का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और बोला, आपको पता चला? सामने से कुछ कहा गया। तो अमरीश बोला, फिक्र मत कीजिए, आगे से सब कुछ मैं खुद करूंगा। उसने इतना कहकर फोन काट दिया और कहा, छोड़ो, अब तुम्हें उसे लड़के के बारे में सब कुछ पता करना है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ। तो अलेक्स ने हाँ में सर हिलाया और वहां से दोनों तेजी से निकल गए। माही अपने कमरे में आए और उन गुलाब के फूलों को सूंघते हुए अथर्व के बारे में सोते हुए बोले, कितना क्यूट है वह बंदर, और शरारती भी, थोड़ा केयरलेस और केयरिंग भी है। लेकिन केयरिंग और अच्छा तो जैसी भी था ना, उसे भी तो वह दिल से चाहती थी। लेकिन जैसी ने क्या चाहा था? उसे सिर्फ और सिर्फ उसका शरीर। अचानक वह अतीत की काली यादों में खो गई। जब जस्सी ने प्यार के नाम पर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, वह बहुत मुश्किल से उससे बचकर भाग थी। उसने वह अपनी बुरी आदत से बाहर आए और उन फूलों को डस्टबिन में फेंकते हुए बोली, सब लड़के एक जैसे होते हैं। लाइट बंद करके वह बेड पर गिरकर कुछ ही देर में सो भी गई। दिल्ली रो हेडक्वार्टर। आगत चौहान ने केबिन के दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से जगत राज सिसोदिया बोले, कम इन अगत। वह अंदर गए और उन्हें सैल्यूट किया तो जगत राज जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया। तब अगद उनसे बोलकर अपने फोन किया था। वह बैठते हुए बोला तो जगत राज जी बोले, पहले ये बताओ कि इस मिशन में कितने एजेंट को लगाया हुआ है तुमने? तब अगद बोला, जी 20 एजेंट कम पर लगे हुए हैं। तो जगत राज जी बोले, क्या तुम जानते हो कि वह सब कहाँ है, मेंस कहाँ रहे हैं? तो अगद बोला, जी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कनेक्ट है हम उनसे। तब जगत राज बोले, फिर तो तुम्हें ये भी पता है ना कि उनमें से 5 एजेंट मारे जा चुके हैं? तो अगद बोला, जी मुझे पता है। तब जगत राज जी बोले, मामला क्या है अगद? तब अगद बोला, सॉरी सर, यह सीक्रेट है। तो जगत राज जी बोले, लेकिन सेंट्रल मिनिस्ट्री को तो बताना पड़ेगा ना? तब अगद ने यही जवाब सख्त भाव के साथ दिया, सॉरी सर, इस सीक्रेट है। जगत राज जी मुस्कुराते हुए बोले, पता था मुझे, मैं बस देखना चाहता था कि तुम आज भी वही अगद चौहान हो या फिर बदल गए हो। मुझे गर्व है तुम पर कि मैं तुम्हें इस सीक्रेट मिशन के लिए चुना है। तब अगद बोला, मुझे भी अपने सीक्रेट एजेंट पर गर्व है, और सबसे ज्यादा गर्व उसे बच्चे पर है जो मस्जिद को बचा लिया। तब जगत राज जी बोले, उसने कमाल कर दिया, उसे फोन करके शाबाशी तो दो। तो अगद बोलना, फोन तो करना ही है, लेकिन उसकी क्लास लेने के लिए उसे सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए बोला गया था, ना कि जेम्स बॉन्ड बनने के लिए। अगर उसे कुछ हो जाता तो पूरे केंद्र सरकार हमारे पीछे पड़ जाती। तब जगत राज जी हंसने लगे और बोले, लड़का सच में बहुत तेज है, चलो देख लो उसे, मैं चलता हूँ। उन्होंने अगद से हाथ मिलाया और वहां से निकल गए। वहीं अगद ने अथर्व के नंबर पर कॉल लगा दिया। अगद अथर्व के नंबर पर कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ अथर्व का फोन बज उठा। वह अपने कमरे में था। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो सर, आपने जरूर मुझे थैंक्स कहने के लिए फोन किया होगा, तो मेंशन नॉट। तभी सामने से अगद गुस्से में बोला, बेवकूफ गधे, तुमने ये क्या किया? तुम जानते भी हो आईबी की खास नजर थी उन लोगों पर, वह उसे आतंकवादी को जिंदा पकड़ना चाहते थे जिससे तुमने टपका दिया। हमारा या रॉ का इसमें कोई काम नहीं था।
तो अथर्व भी टिटमाते हुए बोला, तो फिर मुझे मैसेज क्यों मिला कि वहां पर कुछ गड़बड़ है और उन लोगों ने मुझे रोक क्यों नहीं? तो अंगद बोला, क्योंकि वह लोग इसमें टांग नहीं अड़ाना चाहते थे। तब अथर्व अपना सर खुजाते हुए बोला, क्या मतलब? तो अंगद बोला, मतलब वहां कोई धमाका नहीं होता और तुम्हें वहां पर सिर्फ प्रोफेसर गर्ग की सुरक्षा का ध्यान रखना था ताकि उन पर कोई खतरा न हो, पर तुम तो जेम्स बॉन्ड बन गए। अथर्व सब कुछ याद करने लगा, कैसे उसे रोकने की कोशिश की गई थी। कचरे के पास एक आदमी, एक मालवी और एक पुलिस वाला। तभी उसे कुछ याद आया, वह कुछ बोलना। तभी अंगद बोला, तुम्हें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब से 1 हफ्ते तक तुम कॉलेज जाओगे, घूमोगे फिरोगे, बाकी कुछ नहीं करोगे। अथर्व का मुंह हैरानी से खुल गया और वह जोर से चिल्लाते हुए बोला, है। तब अंकित बोला, है नहीं, हाँ चलो मैं फोन रखता हूँ। तभी अथर्व बोला, सर मैं मीरा मैडम को मैसेज किया था लेकिन उसका अब तक भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तब अंगद गहरी सांस लेते हुए बोला, मीरा गायब है, तब उसका कुछ पता नहीं है, चलो मैं रखता हूँ। अथर्व मीरा के गायब होने की बात सुनकर हैरान रह गया। अगले दिन अथर्व तेजी से दौड़ते हुए अपनी क्लास में चला गया। प्रोफेसर पढ़ा रही थी। अथर्व लगभग उनके सामने घुटने पड़कर हाफते हुए बोला, मैं आई कम इन मैडम? तब प्रोफेसर उसे घूरते हुए बोले, मेरी चेयर तक तो आ चुके हो और कितना अंदर आओगे? अथर्व ने पहले उन्हें और फिर बाकी स्टूडेंट्स को देखा और दांत दिखाते हुए माही के बेंच पर जाकर बैठ गया। माही उसे घूर रही थी। तभी अथर्व ने उसे कंधा मारकर थोड़े साइड में खिसका दिया। क्लास खत्म हुई। माही ने आसपास देखा तो अथर्व वहां से नदारद था। वह मन में बोली, लगता है इसके अंदर भगवान जी स्प्रिंग डाले हैं, एक जगह ठीक ही नहीं सकता है। मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? वह खुद से ही बातें कर रही थी। तभी एक पीयू वहां आया और माही से प्रिंसिपल ने बुलाया है कहा, तो वह क्या काम होगा? यही सोचती हुई वहां से निकल गई। माही प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची तो अथर्व को वहां बैठा देखकर चौंक गई। अथर्व भी खिसियानी हंसी से उसे चिढ़ा रहा था। तभी प्रिंसिपल माही से बोल, माही गर्ग लिए बैठकर बात करते हैं। माही दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। तब प्रिंसिपल बोले, माही यह अथर्व है, इसे तुम जानते ही होगी? तो माही ने हाँ में सर हिला दिया। तब वह बोलेगी, हिंदी में थोड़ा वीक है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे गाइड करो, तुम प्रॉपर हो। पिछले साल के हर शाम तुम दोनों साथ में स्टडी करना, तुम्हें जानकर खुशी होगी। इसके लिए तुम्हारा नाम यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में सजेस्ट किया है। प्रिंसिपल ने एक साथ सब कह दिया, जिसे माही को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। ऊपर से अथर्व बत्तीसी दिख रहा था। तभी प्रिंसिपल बोले, माही तो मैं तुम्हारी हाँ समझो तू? माही बोली, ठीक है सर। तब प्रिंसिपल अथर्व से बोले, और यंग मैन तुम अपने ग्रेड बढ़ाओ, यह एक रिपीटेड कॉलेज है, इस पर दाग नहीं लगना चाहिए, और तुम दोनों जाओ। अथर्व और माही ऑफिस से बाहर निकाल कर आए। अथर्व ने अपनी आदत अनुसार माही का हाथ पकड़ लिया और बोला, थैंक यू माही मेरी हेल्प करने के लिए। तभी माही ने गुस्से से अथर्व का हाथ झटक दिया और बोली, हाथ छोड़ो मेरा, वैसे भी तुम जैसे खटिया लड़के को गायब करने का काम मिला है मुझे, तो तुम तो खुश होंगे ही ना। अब तुम मौके का फायदा उठाओगे, मुझे चेक होने की कोशिश करोगे। एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी परवरिश की है। एक नंबर के आवारा लफंडर लड़के हो तुम। माही बोलती जा रही थी, वही अथर्व का खून बुरी तरह से उबल करने लगा था। उसकी तीनों मानव की परवरिश को गलत बोला था माही ने। वह अपने बारे में भले ही सब सुन ले, लेकिन अपनी मानों पर कोई उंगली उठाए तो वह बर्दाश्त कैसे कर पाता? डेविल भी जाग उठा था। वह गुस्से में माही के गन पकड़ना चाहता था, लेकिन अथर्व ने उसे बड़ी मुश्किल से शांत किया और गुर्राते हुए माही से बोल, बस माही तुमसे हेल्प ही तो मांगी थी। हाँ हूँ मैं शरारती, मस्ती को थोड़ा बदमाश टाइप, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे इस लेवल तक गिरा हुआ बोलो। मेरी परवरिश एक औरत ने नहीं, चार औरतों ने की है, मेरी दादी और मेरी 3 माएँ। तुमने आज उन चारों पर उंगली उठाई है, मन कर रहा है यही तुम्हें चांद से मार दूंगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा गाइड, मैं किसी और से हेल्प मांग लूंगा, और तुम हो सके तो दोबारा मेरे सामने मत आना। इतना कहकर अथर्व वहां से गुस्से में चला गया। पीछे माही सर झुकाए खड़ी रह गई। दूसरी तरफ दिल्ली हाईवे। मीरा की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। तभी एक आदमी बोला, होश आ गया मैडम? मीरा ने देखा तो कोई और नहीं, अमरीश था। तब मीरा बोली, तुम? तब अमरीश मुस्कुराते हुए बोला, भूली नहीं हो मुझे? तब मीरा बोली, अमरीश बोली, नहीं हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा ये सोचा नहीं था मैंने। अमरीश को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मीरा के पास आकर बोला, एक बच्चे को हायर कर लिया तुम लोगों
ने लेकिन क्या उसे पता है कैसे काम खत्म होने के बाद तुम लोग मुंह फेर लेते हो। जब तक एजेंट काम करता रहेगा उसे सब कुछ मिलता रहेगा, लेकिन जब वह बेकार हो जाएगा तो तुम लोगों से पूछोगे भी नहीं। वह दांत पीसते हुए बोला। मीरा उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगी। तभी अमरीश बोला, ये गाँव कैसे लगा तुम्हें मैडम? उसने मीरा के जख्मों को गोरा और उसके मुंह पर ताप लगा दी। उसने उसी गाँव पर बड़ी ही बेदर्दी से उंगली घुमा दी। मीरा की दबी हुई चिक टेप के कारण बाहर नहीं निकल पाई। तब अमृतसर जोर से घाव को दबाते हुए बोला, गांव किसी के शरीर में होता है और किसी के मन में नफरत है। मुझे इसरो एजेंसी से मेरा ज्यादा देर दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश हो गई। वही अथर्व गुस्से में कैंटीन की तरफ जा रहा था। वह मन में बोला, देवल वह एक लड़की है, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। तब देवल बोला, लड़की है तो क्या कुछ भी बोल देगी, जुबान काट दूंगा मैं उसकी। तब अथर्व बोला, चल हम चलकर मस्त नूडल्स खाते हैं, रात को कमरे में जाकर एक बड़े पनीर पिज्जा ऑर्डर करेंगे, किसी के साथ शेयर भी नहीं करना पड़ेगा। वह जल्दी से नूडल्स का ऑर्डर लेकर आ गया। कुछ ही देर में वह जी भरकर खुशी खुशी नूडल्स खा रहा था। उसकी आत्मा जैसे तृप्त हो गई थी। आईबी हेडक्वार्टर दिल्ली। अंगद चौहान आईबी ऑफिस पहुंचा। उसे देखकर जयदेव राय बोले, आओ चौहान, हम भी तुमसे मिलना चाहते थे। तो अंगद बोला, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था इसलिए सोचा है तुमसे मिलने चलूं राय। तब जयदेव राय बोला, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना, डिफेंस सेक्रेटरी का स्टेक ऑर्डर है। जयदेव राय इतना बोलकर चुप हो गए। तो अंगद बोला, ठीक है मैं चलता हूँ। तभी जयदेव बोला, अंगद को चेताते हुए बोले, अपने एजेंट से कहो चौहान की हमारे रास्ते में टांग न अड़ाए, वरना भी एक्शन लेंगे। काबिल आदमी हमारे पास भी है चौहान, बस वह रिस्पॉन्सिबल है। दोबारा तुम्हारे किसी एजेंट ने हमारा काम खराब किया तो फिर मत कहना। अंगद गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। वह यहाँ मीरा को ढूंढने में हेल्प मांगने आया था, लेकिन उनका अथर्व को लेकर धमकाना उन्हें गुस्सा दिला गया। तभी जतिन उससे बोला, कर इन लोगों को कैसे पता चला कि हमने ऑब्जर्वेशन के लिए किसी को वहां भेजा था। तब पंकज दांत पीसते हुए बोला, जरूर कोई डबल एजेंट है, पर वह कौन हो सकता है? तब जतिन बोला, सर ये तो बहुत बड़ा खतरा है, अगर कोई हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है तो अंगद बोला, मीरा को किडनैप करना आसान नहीं था, वह बहुत स्ट्रांग है। फिर वह बोला, अथर्व की वजह से आईबी भी हमारी मदद नहीं करेगी और डिफेंस सेक्रेटरी का ऑर्डर है, रो इट सोन। वहीं दूसरी तरफ अथर्व के पास एक लड़का आकर बैठ गया। तो अथर्व उसे देखकर बोला, हाँ भाई। तब वह बोल, क्या मैं बैठ जाऊं ब्रदर? तो अथर्व उसे घूरते हुए बोला, बैठ तो गए हो, अब क्या मेरी गोद में बैठोगे? तब वह लड़का हंसने लगा और बोला, हाय मैं नितेश, उसी दिन रैगिंग से तुमने मुझे बचाया था। तो अथर्व बोला, इट्स ओके। तभी उसने माही के साथ अवनी को आते देखा तो उसका मुंह बन गया। तभी अपनी दूर से ही चिल्लाया, हाय अथर्व। तो अथर्व माही को इग्नोर करते हुए बोला, हाय अवनी। अवनी माही को भी खींचते हुए अथर्व के पास आए और बोली, अथर्व शाम को मेरे फार्म हाउस पर पार्टी है और तुम्हें आना है। तो अथर्व मना करने लगा। तो अवनी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तब नितेश बोला, क्या मैं भी आ जाऊं? तो अवनी बोली, तुम कौन? तो नितेश बोला, नितेश अथर्व ब्रो का दोस्त। तभी अपनी बोली, ठीक है आ जाना। माही अथर्व को देख रहे थे, लेकिन अथर्व नूडल्स खाते हुए अवनी से बोला, ठीक है मैं भी आ जाऊंगा। अपनी फिर से माही को खींचकर वहां से ले गई। शाम को अथर्व और नितेश साथ साथ पार्टी में पहुंचे। पार्टी में बड़ी रौनक थी। अथर्व जाकर एक टेबल पर बैठ गया। कुछ देर में नितेश उसके पास तो बोतल बियर लेकर आया। तो अथर्व बोला, अभी यह क्या है? मेरे बाप दादा को पता चला तो हटिया तोड़ देंगे सुबह आकर। तो नितेश बोला, बियर से ज्यादा नशा नहीं होता, चल करो ब्रो। तब अथर्व ने भी बोतल मुंह को लगा ली, यह सोचते हुए कि उसे यहाँ कौन देखेगा। तभी नितेश अथर्व से बोल, ब्रो कोई तुम्हें बड़ी देर से देख रहा है। अथर्व ने उसे तरफ देखा तो माही बैठी उसे ही देख रही थी। जब अथर्व ने उसे देखा तो उसने अपनी नजरें फेर ली। वही अवनी माही के पास गई और बोली, अकेले अकेले किसी लाइन मार रहे हो माही मैडम? तो माही बोली, कुछ नहीं यार, मैं सोच रही हूँ अब मुझे चलना चाहिए, माँ पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। तब अवनी बोली, मैं अंकल से बात कर ली थी और उन्हें भी यह कह दिया था कि आज रात तुम मेरे साथ रहोगी। आई थिंक तुझे अथर्व से बात करनी चाहिए, चला मेरे साथ एक बार। फिर अब नहीं, माही को खींचकर अपने साथ ले गई। वही नितेश उन दोनों को अपनी तरफ आता देख अथर्व से बोल, ब्रो वह चश्मे वाली मेरी भाभी और वह दूसरी वाली तेरी भाभी। उसकी बात सुनकर अथर्व अपने गुस्से से उसे गोरा और कहा, कुछ भी बकवास मत कर समझा, वरना यही धरती पर चाटता फिरेगा। अथर्व को भड़कता देख नितेश चुप हो गया। तभी अवनी अथर्व से आकर बोली, हेलो अथर्व, पार्टी एंजॉय तो कर रहे हो ना? तो अथर्व ने कहा, बिल्कुल बहुत अच्छी पार्टी है। तब अपनी
बोली माही तुम यहीं बैठकर अथर्व से बात करो और तुम नितेश मेरे साथ चलो, हम सारे अरेंजमेंट देख लेते हैं। नीतीश को पहले समझ में नहीं आया, तभी अवनी ने उसे इशारा करके उठने के लिए कहा तो वह भी समझते हुए उसके साथ वहां से चला गया। अथर्व और माही दोनों उन्हें रोकते रहे लेकिन वह दोनों वहां से चले गए। वह दोनों ही चुपचाप बैठे रहे कुछ देर तक, तभी माही बोली सॉरी अथर्व। अथर्व कुछ नहीं बोला। तब माही आगे बोली जानते हो अथर्व, जब आपके साथ हमेशा बुरा ही होता रहता है तो आपको हर किसी में बुराई ही नजर आती है। अथर्व सुनता रहा लेकिन कुछ नहीं बोला। तब माही आगे बोली पेस्ट में मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, जिससे जीजा से चाहो उसे सिर्फ मेरा शरीर चाहिए था, इसलिए सभी लड़कों से घिन सी आने लगी थी मुझे। मैंने तुम्हें भी गलत समझ लिया, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अथर्व माह की हालत समझते हुए बोला माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है माही, मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। अथर्व बोलते बोलते चुप हो गया क्योंकि उसकी नजर सबको ड्रिंक सर्व करते एक वेटर पर पड़ चुकी थी और वह उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। वही जूते वही शक्ल, बस एक और चीज और कंफर्म करनी थी, इसलिए अथर्व माही से अभी आने का कर उठ गया और तेजी से उसे वेटर की तरफ बढ़ गया। वही माही का मुंह फूल चुका था अथर्व के बीच में उसे उठकर जाने से। अथर्व स्वेटर के पास पहुंचा और बोल भाई आपकी सर्विस बहुत जबरदस्त है, ये लीजिए 500 की टिप मेरी तरफ से। अथर्व को देखकर वह आदमी घबरा गया लेकिन फिर पैसे देखकर हंसते हुए पैसे ले लिया। डेविल अथर्व से बोल अर्थ ये तो वही है जो उसे दिन मस्जिद के पास उसे भिखारी बनकर आए टेररिस्ट की प्लेट में कुछ रख कर गया था। अथर्व ने डेविल को शांत रहने को कहा और उसे स्वेटर को पैसे देकर वापस अपने टेबल पर आकर बैठ गए जहां मुंह फुलाए बैठी थी माही। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली अमन गुप्ता बोल रॉक कितने बुरे दिन आ गए हैं अमर। तब अमर बोले सर मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए कह कहाँ हो। तब अमन गुप्ता बोले एक टाइम था अगर जब सबकी रहो का नाम सुनकर ही पड़ जाती थी और आज रो खुद डरी हुई है और ऊपर से एक बच्चे को बालिका बकरा बनाकर इस मिशन में शामिल कर लिया था कि तुम्हारा अपना कोई एजेंट मारा न जाए। इस लड़के की जान अगर गई ना हमारे तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी हस्ती तक मिटा देगी। जानते नहीं हो तुम वह लड़का कितने लोगों की जिंदगी है और तुम भी खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। खैर मैं एम्बेसी से तुम्हारा मैसेज पहुंचा देता हूँ। अगर कर वहां से उठ गए, पैरों में बिल्कुल शक्ति नहीं थी। रॉक भविष्य अंधेरे में जाता दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अथर्व माही के पास आकर बैठते हुए बोला माही मैं कह रहा था कि तभी अथर्व का फोन बज उठा। अथर्व उठकर एक साइड में चला गया और फोन पर बात करने लगा। दूसरी तरफ से आवाज आए अथर्व तुम जहां भी अभी से ही मतलब जस्ट अभी से ही इस मिशन को अबॉर्ट करो। अथर्व को ये बात सुनकर बड़ा तेज झटका लगा। वह बोल क्या लेकिन क्यों। तो सामने से आवाज आए अथर्व हम हेडिंग में जा रहे हैं तो तुम्हें मिशन कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो या फिर अपने परिवार वालों के पास चले जाओ, अगला इंडक्शन मिलने तक कुछ मत करना। बाई सामने से फोन कट गया और अथर्व वही ठिठक गया। उसने किसी को फोन किया और कुछ देर तक बात करता रहा। कुछ देर बाद अथर्व फोन काटकर इधर उधर देखने लगा। तभी माही उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली अथवा मैं तुमसे माफी मांगने आई थी लेकिन तुम तो मुझे ही इग्नोर कर रहे हो। अथर्व को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, उसके दिमाग में तो अभी तूफान चल रहा था। ऐसे में माही के साथ वक्त गुजारना सही नहीं था, इसलिए अथर्व ने कहा माही मुझे कुछ जरूरी काम पड़ गया है, तुम पार्टी एंजॉय करो मैं अभी आता हूँ। अथर्व माही को बिना देखे ही आगे बढ़ गया। माही अथर्व को इतना भाव खाता देखकर कूदते हुए बोली इतना एटीट्यूड। वही अथर्व का फोन बज तो अथर्व जी सर बात करते हुए आगे बढ़ गया। अफगानिस्तान एक आदमी बोला आज तो बहुत खुश हो रहे होंगे भाईजान। तो अंधेरे में बैठा वह आदमी बोला बिल्कुल असलम हम खुश है। तब वह आदमी बोला अपने बड़े भाईजान के जाने के बाद से तो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन की किया ही पलट दी हैदर भाईजान। तब हैदर बोल बड़े भाई साहब को जिस पर रहने से मारा गया था वह मैं कभी नहीं भूल सकता, रो बहुत बड़ा रोल था उन्हें मारने में, उन्होंने उनके पूरे शरीर को गोलियों से भून दिया था। तब असलम बोला आप सही कह रहे हैं जब लेकिन हमने भी तो उनके 5 एजेंट को मार डाला, ये कम है क्या। तो हैदर ने कहा नहीं नहीं असलम मुझे पूरे रो को बर्बाद करना है, उनके सभी एजेंट को मारकर उनके मिशन को फेल करना है ताकि हिंदुस्तान पूरी तरह से बेबस हो जाए। तब असलम बोला हाँ तो अभी क्या कम हालत खराब है उनकी, खबर तो आपने भी सुनी होगी। तब हैदर बोल हाँ सुनी है असलम, लेकिन अभी एक और एजेंट को मारना है, उसके बाद देखना रो नामो निशान वहाँ की सरकार खुद ही मिटा देगी। वहीं दूसरी तरफ अथर्व पार्टी में उसे वेटर को ढूंढ रहा था जिसे उसने टिप दी थी, जल्दी ही वह दिख भी गया। अथर्व अपनी घड़ी में टाइमर लगाकर उसकी तरफ बढ़ गया। वह बेटा इधर उधर देखकर फोन पर बात करते हुए पार्टी हॉल से बाहर निकल गया। अथर्व भी उसके पीछे लगाया। वह वाटर फार्म हाउस में कुछ दूरी खड़ी एक गाड़ी में बैठ गया और वह गाड़ी
चल पड़ी। अथर्व ने अपनी पेंट की जेब में हाथ डाला तो उसमें नितेश की बाइक की चाबी थी। उसने जल्दी से उसकी बाइक उठाए और उसे गाड़ी के पीछे निकल गया। उसने गाड़ी से थोड़ा पीछे ही बाइक चलाई था कि उन लोगों को उसे पर शक ना हो। वह गाड़ी कई किलोमीटर चलने के बाद एक खेत की तरफ मुड़ गई। खेत के बीचों बीच एक घर बना हुआ था। उसके पास जाकर वह गाड़ी रुक गई। उसमें से 3 लोग उतरे, जिनमें से एक वह बेटा भी था जिसे अब अपने कपड़े बदलकर जीन्स शर्ट डाल लिया था। वह लोग उस घर में चले गए। अथर्व ने भी कुछ दूर खेतों में बाइक छिपाए और उसे घर की तरफ बढ़ गया। वह उसे घर के पीछे जाकर अंदर झांकने के लिए खिड़की ढूंढने लगा और खिड़की मिल भी गई। उसने देखा तो वह खिड़की खुली हुई थी। अथर्व ने अंदर झांक तो वहां कोई नहीं था। तभी अथर्व की नजर एक कोने में के जहां कोई बंधा हुआ पड़ा था। अथर्व खिड़की से अंदर कमरे में कूद गया और उसे शख्स के पास गया तो देखा हो कोई और नहीं, मीरा थी। अथर्व उसे जागते हुए बोला, हेलो मीरा मैडम, उठिए। अथर्व ने उसके गाल ठपथा। भाई कुछ ही देर में मीरा को होश आ गया। उसने आंखें खोलकर जब अथर्व को देखा तो वह खुश होने की जगह डर गई। मीरा अथर्व से बोली, अथर्व तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब अथर्व बोला, मैं यहाँ आपको बचाने आया हूँ। तब मीरा बोली, तुम पागल हो, तुम यहाँ आए नहीं ले गए हो, इन लोगों ने चला चली और तुम उसमें फंस गए। ये हम दोनों को यहाँ करने के लिए तुम्हें यहाँ लाए हैं। अथर्व सोचने लगा, तभी पीछे से अलग सस्ते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा, इसमें तुम्हें क्या लगा बच्चे, तुम हमारे पीछे आओगे और हमें पता नहीं चलेगा। अथर्व ने देखा अलेक्स समेत वहाँ कुल 8 लोग थे। अथर्व ने मीरा की तरफ देखा तो मीरा भी परेशानी से उसे ही देख रही थे। तब एलेक्स ने कहा, क्या हुआ बच्चे, डर लग रहा है क्या? तब अथर्व हंसते हुए बोला, डर और वह भी मुझे, अगर तुम लोगों ने मेरे डेविल को देख लिया तो यहाँ खाया पिया निकाल दोगे, समझे? तब अलेक्स गुस्से से कुछ बोलता है उससे पहले ही मीरा ने कहा, देखो बच्चों को जाने दो, तुम्हें मना है तो मुझे मार दो पर प्लीज उसे जाने दो। तब अलेक्स बोला, ठीक है बच्चे, तेरे लिए एक चैलेंज है, अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन हम इस छोकरी की खोपड़ी उड़ा देंगे और अगर तू इसे और खुद को बचाना चाहते हैं तो तुझे मेरे आदमियों की मार झेलनी पड़ेगी। बोल मंजूर है? तब मीरा बोली, अथर्व तुम जो, यह वैसे भी मुझे मार ही देंगे, ये तुम्हें उकसा रहे हैं। लेकिन अथर्व की आंखों में कोई खौफ नहीं था। उसने अपनी घड़ी देखी तो अलेक्स ने कहा, तेरा टाइम खराब चल रहा है लड़के। तब अथर्व ने कहा, ठीक है मुझे मंजूर है। फिर अथर्व डेविल से बोल, डेविल अभी अटैक नहीं करना है, पहले बैकअप आ जाए, मीरा मैडम की सुरक्षा हो जाए, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। वही अलेक्स का फोन बज तो अलेक्स खुश होकर बोला, भाईजान आपको किसी की चिखे सुनानी है, वही जिसने हमारी मस्जिद वाले प्लान पर पानी फेरा था। तब सामने से अमरीश बोला, अलेक्स बिना कुछ भी सोच दोनों को खत्म करो और वहां से निकाल लो, वह लड़का बहुत खतरनाक है, कोई रूल फॉलो नहीं करता, जल्दी खत्म करो, निकलो वहां से। तब अलेक्स बोला, अरे भाईजान अभी तो इसका गेम बजाएंगे फिर मार देंगे। तभी सामने से अमरीश बोला, बेवकूफ, उसे हल्के में मत लो, निकालो। अलेक्स ने बिना आगे बात सुन अब इसका फोन काट दिया। कुछ देर बाद अथर्व के मुंह से खून बह रहा था। तभी एक के 47 बंदूक के पीछे उसके पेट में लगी तो वह जमीन पर मीरा के सामने गिर गया। तब मीरा चिल्लाते हुए बोली, से छोड़ दो, तुम लोगों के पास दिल नहीं है क्या? अथर्व को छोड़ दो प्लीज। मीरा ने रोते हुए अपने बंधे हुए हाथ जोड़ लिए। तब सब हंसने लगी, वही उनके साथ साथ अथर्व भी हंस रहा था, जिसे सब चौंक गए। अथर्व धीरे धीरे उठकर सरकते हुए खिड़की के पास गया तो अलेक्स बोला, अरे वह तो इस छोकरी को छोड़कर भागना चाहता है, लेकिन अब तो तू खिड़की से बाहर कूदने की हालत में भी नहीं है। तब अथर्व खिड़की के नीचे जाकर लेट गया तो सब अथर्व को घेरकर खड़े हो गए। अथर्व ने अपनी घड़ी चेक की तो जिसका उसे इंतजार था वह टाइम आ गया था। अथर्व अलेक्स से बोला, यह खिड़की बुलेट प्रूफ तो है ना? तब अलेक्स की हंसी गायब हो गई और एक डर उसकी आंखों में फैलते हुए देखा। अथर्व ने उसे समय बाहर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और एक के बाद एक अलेक्स के साथ तो आदमी लाश बनकर जमीन पर गिर गए। अलेक्स खिड़की के सामने से हटा तो अथर्व झटके से खड़ा हो गया और एक लाख एलएस के मुंह पर जदी वो नीचे गिर गया। तब अथर्व ने कहा, बच्चा बोल बोल कर दिमाग खा लिया साले तूने मेरा, अब देख मैं कैसे तेरा बाप बनता हूँ। डेविल ने एक गोली उसकी टांग में मेरी तो अलेक्स दहाड़े मारकर चिल्लाने लगा। तब अथर्व ने एक गोली उसके हाथ में मेरी और कहा, बेवकूफ है तू, तुझे अभी फोन पर बोली गई बात सुन लेनी चाहिए थी, तुझे क्या लगा मुझ में दिमाग नहीं है? मैं तेरे उसे साथी को वेटर के बेस में पहचान लिया था और उसे फोन पर बात करते भी देखा था। मुझे तो बस मीरा मैडम तक पहुंचना था, इसलिए मैंने भी नाटक किया। मैं रो एजेंसी में फोन करके उनसे बात की, उन लोगों ने मुझे रोक भी, लेकिन मैंने उन्हें कन्वेंस कर ही लिया। जब मैं यहाँ आया तो घर के आसपास सिक्योरिटी का एक गार्ड तक नहीं था, मैं तभी समझ गया था कि एक ट्रैप है। मैं इस समय अपने हेड को लोकेशन भेज दी।
वो सब वहां बाहर खिड़की को कर करके खड़े थे। मैं जानबूझकर तुम लोगों को खिड़की के सामने लाया था कि सब एक साथ टपक जाओ। अब ये ले हरामजादे। अथर्व ने एक गोली उसके पेट में मार दी। तभी अलेक्स बोला, मुझे माफ कर दो, मत मारो, लेकिन अथर्व ने उसकी एक नहीं सुनी और उसने एक गोली उसके साथ अलेक्स का भेजो खोल दिया। उसके बाद अथर्व मीरा की तरफ बढ़ा, जो अपने कल के जख्म की वजह से बेहोश हो चुकी थी। अथर्व ने उसके पैर खोल। तभी रुखेद अमृतसर पूरी टीम के साथ अंदर आए। अंदर अलेक्स के लाश को देखकर उन्होंने अथर्व को घर कर देखा तो अथर्व बोला, मैं सेल्फ डिफेंस में इसे टपकाया है और वैसे भी वह आपके किसी काम का नहीं था। चलिए, मीरा मैडम को ट्रीटमेंट की जरूरत है। अथर्व और मीरा को लेकर अमरकर टीम के साथ वहां से निकल गए। आज अथर्व ने एक और मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, जिससे उन्हें उसे पर गर्व भी था।